जय हिंद। मैं अशोक कुमार वर्मा एक वायु सैनिक हूँ। आगरा मेरा निवास स्थान है और ये मेरी धर्मपत्नी है श्रीमती नीतू वर्मा। नमस्ते, मैं नीतू वर्मा, मैं एक हाउसवाइफ। मेरी पहचान इनसे है और ये कहना एक्चुअली गलत होगा कि मेरी पहचान इनसे है। बेसिकली हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और लाइफ की जर्नी में इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। हमारी 1995 में शादी हुई थी। उसके बाद इन्होंने हर तरह से मेरा साथ दिया है, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो, एजुकेशन हो, घर हो, मेरे परिवार को, मेरे भाई बहनों को देखना हो, इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है। तो ये कहना गलत होगा कि मैं इनकी पहचान। बेसिकली हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के साथ हमने लाइफ की जर्नी 1995 से शुरू की थी। मेरा एक सपना था लाइफ का और मैं उस सपने को पूरा किए बिना मरना नहीं चाहता था। मेरी इच्छा थी कि जैसे हम किसी मंदिर की परिक्रमा करते हैं या किसी भगवान की परिक्रमा करते हैं, और बीइंग अ सोल्जर मेरे लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं था। तो मैं चाहता था अपने इस पवित्र देश की, अपने इस भारत की परिक्रमा करूं। इसकी पेरीफेरी 19,000 किलोमीटर की है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं इसको पूरा करूं। जब मैंने इनसे साझा किया अपना विचार, तो इनका इंस्टेंट रिप्लाई था कि क्यों ना हम पैदल चलें। इनके एक शब्द ने इतना मुझे मोटिवेट किया कि न केवल हमने वो अपनी यात्रा अच्छे से संपन्न की और अच्छे से हमने पूरी की, लेकिन सबसे बड़ी चीज, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने सारथी बनके अर्जुन का बेड़ा पार किया था, पांडवों का उद्धार किया था, सेम हम अपने लिए, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें गूगल नहीं पता था, हमें मीडिया नहीं पता था, हमें टेक्निकलिटीज मीडिया की नहीं पता थी, तो हम अपने इन भगवान को लेके गए। ये श्री कृष्ण का रूप है और इनको हमने फिर सारथी बनाया अपनी इस भारत भूमि परिक्रमा में। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें अपनी गाड़ी में जो हम अपनी कार लेके गए थे, उसमें हमें हवा भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतने अच्छे तरीके से इन्होंने हमारा साथ दिया और मैं इनको भी सैल्यूट करता हूँ और इनके प्रति समर्पित हूँ। जैसा कि मेरी इच्छा थी कि मुझे पूरे भारत की, अपने देश की परिक्रमा करनी है, और क्योंकि ये 19,000 किलोमीटर की जर्नी थी और हमें गूगल के बारे में, रूट मैप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मोरोवर वो कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने थे और गाड़ी तो हमने फाइनेंस करके ले ली थी 2 साल पहले, सिर्फ इसी पर्पस के लिए ली थी। और पैसे भी क्योंकि हमारे पास लिमिटेड थे, हमें कम खर्च करने थे, बेटे की हम शादी करके आए थे। तो और ये बेस्ट प्लेस था मुंबई, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है। यहाँ से हम यहीं पे वापस आ जाते तो पूरा हमारा जर्नी कंप्लीट हो जाती भारत भूमि परिक्रमा यात्रा की। तो ये बेस्ट प्लेस था उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी इच्छा थी कि हम यहीं से शुरुआत करें। अब क्योंकि अपनी पत्नी से मैंने बात की, उनसे मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, तो मैं तैयार हो गया। मैंने अपनी अथॉरिटीज से, मैंने अपने ऑफिसर से बात की, वो भी बहुत खुश हुए। उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि यू मस्ट गो। और बट वही था कि मैन पावर थोड़ी कम थी, तो उन्होंने बोला छुट्टी के लिए हम आपको बताएंगे कि आपको कब जाना है। ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से बारिश का सीजन नॉर्थ ईस्ट में और चेरापूंजी वगैरह में तो हमेशा ही बारिश होती रहती, तो हमें सारी चीज़ों का एक बार हमने एग्जामिन किया कैसे करना है। और फिर एक फाइनल डे जब भगवान की इच्छा हुई, तो मेरे बॉस ने, मेरे सीईओ ने आके मुझसे कहा कि वर्मा साहब आप परसों से अपना प्लान कर सकते हो और परसों से आपको जाना है। अब इतने शॉर्ट टर्म में हमें निकलना था, तो बट क्योंकि इंटेंशंस हमारी अच्छी थी, काम हमारा अच्छा था, तो भगवान ने भी हमारा साथ दिया। और उसकी प्रिपरेशन हमने 2 दिन में की। सबसे पहले क्योंकि हमें अपने पैसे बचाने थे, तो हमने डेकाथलॉन से एक टेंट खरीदा, एक कैंपिंग किट खरीदा जिसमें एक छोटा वाला स्टोव था, जिसमें छोटे छोटे केन आते हैं गैस के, वो हमने लिया। अब खाने की तो हमारी समस्या सॉल्व हो गई, रहने की सॉल्व हो गई। टूरिस्ट डिपार्टमेंट को भी मैं सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने मुझे पूरे एरिया का मैप और सारी चीज़ें मुझे उन्होंने प्रोवाइड की कि आप कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। उनसे जब मुझे ओके हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और फिर उसके बाद हमने प्लान किया कि अब हमारा नेक्स्ट खर्चा ज़्यादा किसमें होगा, तो वो था हमारा खाना। अब खाने की व्यवस्था क्योंकि इनकी थी, तो इन्होंने सॉल्व की, और कैसे की ये खुद बताएंगे। खाने के लिए मैंने घर में जो भी राशन था मेरा बचा हुआ, जो आगे नहीं खराब होने वाला था, वो मैंने स्टोर किया। सूखा राशन लिया, दलिया भूंज के रख लिया, और मूंगफली के दाने, काजू, बादाम,
और ये सब रात में भिगोती थी, सुबह स्पाउट्स उठ के हो जाते थे, फिर प्याज टमाटर डाल के हैवी नाश्ता हो जाता था। फिर दोपहर में हम रीजनल वहाँ की जितने भी फल जो वगैरह मिलते थे वो फल खाते थे हम, और फिर 4 बजे करीब चाय पीते थे। चाय के साथ ही मैं नाइट के लिए दलिया या खिचड़ी बनाती थी, फिर हम रात में करते थे। यही हमारा रात तक चलता रहा। कभी कभी बीच बीच में बाहर का खाया, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर खाया ही नहीं हमने। हमारी करीब 4 बजे गाड़ी गर्म हो जाती थी। हमारा डिस्टेंस क्योंकि 19,000 किलोमीटर का था, तो हमें हर दिन हमें करीब 600 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हमने चॉकआउट किया था कि इतना हमें चलाना, अदरवाइज हमारी जो 50 डेज की छुट्टी है उसमें हम ये कवर नहीं कर पाएंगे। छुट्टी हमारी लिमिटेड थी, तो हम लोग क्या करते थे, होल डे गाड़ी चलाते थे। सुबह जैसे इन्होंने बताया स्प्राउट्स लेते थे बहुत हैप्पी, और दोपहर में रीजनल सीजनल जो फ्रूट्स थे वो। अब 4 बजे हमारी गाड़ी काफ़ी गर्म हो जाती थी, तो हम क्या करते थे, किसी पेड़ के नीचे या नदी के किनारे हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी करते थे, वहाँ चाय बनाते थे। जब तक चाय बनती थी, चाय पीते थे हम लोग, तब तक दलिया और खिचड़ी वगैरह जो भी है वो प्रिपेयर हो जाती थी। और टाइम को हम ज़्यादा वेस्ट ना हो तो हम क्या करते थे, उस कुकर को लेके ये अपनी फ्रंट सीट पे आगे बैठ जाती थी और मैं ड्राइव करता था। उस समय हमारी स्पीड बहुत कम होती थी, 30-40 किलोमीटर्स, बट उससे भी हमारा डिस्टेंस कवर होता था। फिर हम वो खिचड़ी या दलिया जो हमने बनाया हुआ है उसको हम चलते चलते खाते थे। एक स्पून ये खाती थी, एक मुझे दे देती थी, तो हम खाते थे। हम लोगों ने सारे, क्योंकि बीइंग अ डिफेंस पर्सन, हमने सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए, हर चीज़ को हमने फॉलो किया जिससे कोई हमारे ऊपर क्वेश्चन ना उठाए। मोरोवर हमारी जो गाड़ी थी उसके ऊपर हमारे देश का नक्शा बना हुआ था और देश के स्लोगन्स लिखे हुए थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमारे ऊपर एक डुअल जिम्मेदारी भी थी कि एक देश का नक्शा लेके गाड़ी जा रही है और वो रूल्स को 100% फॉलो करे, कोई भी चीज़ गलत ना हो। तो इस तरह से हमने खाने का अपना ध्यान रखा, और आप बिलीव करेंगे इनके खाने के मैनेजमेंट ने हमें लास्ट तक हेल्दी रखा और हमारे काफ़ी पैसे बचे, बहुत पैसे बचे। हमारा सिर्फ खर्चा पेट्रोल में हुआ था। अब जैसा कि हमारी प्रिपरेशन पूरी हो गई थी, हर तैयारी हो गई थी, हमें सिर्फ निकलना था। अब हमारा पर्पस था कि अब हम इतना चक्कर लगा रहे हैं तो हमारा पर्पस भी कोई होना चाहिए। तो पर्पस हमने सेलेक्ट किया कि हमें हर जगह से सॉइल कलेक्ट करनी है, सभी स्टेट से और सभी शहीद स्मारकों से, सभी तीर्थ स्थानों से, और उस सारी सॉइल को हम कलेक्ट करके नेशनल सॉइल उसको बनाया और उसमें प्लांटेशन करें जो हमारे एनवायरमेंट के लिए हेल्पफुल हो। लेकिन पहली मिट्टी इन्होंने मेरे को भेज के ना आगरा अपनी मम्मी से मंगवाई, कह रहे मुझे पौधे लगाने हैं, मम्मी से लेके आओ। मम्मी की डाउट होने लगी कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया कि चलो देखते हैं। एक्चुअली मैं मम्मी को बताना नहीं चाहता था। मम्मी मुझे अभी भी अकेले, जब मैं छुट्टी से वापस आता हूँ तो मम्मी मेरे को अकेले रात में नहीं आने देती है, और किसी को साथ में भी नहीं भेजती कि वो बच्चा जाएगा तो छोड़ के वापस कैसे आएगा, तो बहुत परेशान होती है। तो सेम वे इतनी बड़ी जर्नी के लिए तो बहुत परेशान होती हैं, लेकिन क्योंकि माँ हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, तो मुझे सॉइल मट्टी मम्मी के हाथ से सबसे पहले लेनी थी। तो कैसे जाएं, आगरा बीच में पड़ता है, रूट में भी नहीं था। तो फिर ये काम इन्होंने किया, ये बाई ट्रेन गई और उनसे सॉइल लेके आए। अब जब मम्मी के हाथ की हमारे पास सॉइल आ गई तो फिर हमें ताकत आ गई, और फिर हमने 18 अप्रैल 1922 को हमने सुबह 6 बजे अपना कैंप का एक गणेश मंदिर है, हमने वहाँ मंदिर से यात्रा प्रारंभ की। और कैंप से बाहर निकल के हमारे एक स्वयंभू मंदिर है, मुंबई का बहुत पवित्र तीर्थ स्थान है, लोग आते हैं वहाँ पे दूर दूर से। वहाँ से हमने जर्नी अपनी शुरू की। और जो सबसे बड़ी चीज़ हमने ऑब्जर्व की, मैं आप सब लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जब हमने जर्नी शुरू की थी तो हमें वो 19,000 किलोमीटर 19,000 किलोमीटर्स बहुत बड़े लग रहे थे, लेकिन जब ने 1 किलोमीटर कवर किया तो देखा 19,000 खत्म हो गए, 18,999 रह गए। तो मुझे पता चला कि कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, अगर आप उसको जब तक शुरू नहीं करोगे तब तक आपको वो पहाड़ दिखाई देगा। 19,000 किलोमीटर सेम चीज़ हमारे लिए थे, लेकिन जब जैसे ही हमने उसको कवर करना शुरू किया, 1 किलोमीटर कम हुआ तो वो 19,000 रहे नहीं, 18,000 की कैटेगरी में आ गए। तो कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। और इनिशियली अगर कोई परेशानी आ जाती है तो हमेशा अच्छी होती है। हम गेट से बाहर निकलते ही, कैंप से बाहर निकलते ही अपना रास्ता भूल गए और हमें लेफ्ट में जाना था, हम लोग उरन की तरफ चले गए। फिर वहाँ किसी ने बताया, हम लोगों का आपस में झगड़ा भी हुआ और हम दोनों को ही गूगल नहीं आता, मैं इन्हें ब्लेम कर रहा हूँ, ये मुझे ब्लेम कर रही हैं। और वहीं पे हमारी बोलचाल कुछ कितने देर के लिए बंद हो गई थी, 1 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए हमारी बंद हो गई। और फिर मैंने सरेंडर किया। एक डार्विन की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
आप लोग सभी लोग जानते हैं जो पढ़ते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक डार्विन की थर्ड थ्योरी है, मींस वही सर्वाइव करेगा जो रहना जानता है। तो मैंने उस डार्विन की थ्योरी को फॉलो किया और उनके आगे समर्पित कर दिया कि ये जैसे बोलेंगे वैसे चलें, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं था। हमने अपनी यात्रा शुरू की। हमारा फर्स्ट मिशन था कि हम गोवा में जाके रुकेंगे, बट क्योंकि गोवा से पहले एक छोटा सा एरिया पड़ता है कर्नाटका का जंगलों में से, तो वहाँ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, हमारी स्पीड कम हो गई और थोड़ा सा रास्ता भी भूले हम। गूगल हमें शॉर्टेस्ट रूट से ले जाता था, मेन रूट से हम भटक जाते थे, बहुत परेशान हुए। लास्टली हम कर्नाटका के और गोवा के बॉर्डर पे पहुंच गए। वहाँ पे फिर सबसे पहला जो स्टे था वो हमारा एक पेट्रोल पंप पे था। कर्नाटका का एक छोटा सा एरिया पड़ता है, तो पेट्रोल पंप को हमने अपना मिशन बताया कि ऐसे हम निकले हैं और हमारे पास टेंट है, अगर आप हमें परमिशन दो लगाने की। उसे भी जब हमारी इंटेंशन पता चली और हमारा मोटो पता चला, तो उसने भी हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया, टेंट लगाया हमारा। और तो सबसे पहले वो कर्नाटका का पेट्रोल पंप पड़ता है, उससे हमने बात की कि ऐसे ऐसे हम इस मिशन के लिए जा रहे हैं और नाइट स्टे करना चाहते हैं। हमने प्रण लिया है कि हम लोग होटल में नहीं रुकेंगे। तो उसने बोला ठीक है सर, लगाइए, हमारे से जो हेल्प होगी हम करेंगे। तो हमने अपना अच्छे से टेंट लगाया, गाड़ी होटल में खड़ी की और इतनी सुकून की नींद हमें कभी नहीं आई जितनी उस टेंट में आई हमें। और अपने कान्हा जी को भी हमने अपने साथ सुलाया और उस बच्चे ने भी हमारी जो पेट्रोल पंप का ओनर था बहुत हेल्प की। वहाँ पे वॉशरूम वगैरह हमने उसका यूज़ किया। हम एक अपना इलेक्ट्रिक केटल लेके गए थे जिसमें पानी गर्म करते थे और डिप करके चाय बनाते थे, उसे भी पिलाई हमने भी पी। सुबह फिर इनको नहला धुला के, इनको भी नहलाना धुलाना, इनको खिलाना, सारे काम इंक्लूडेड थे। फिर हमने अपनी शुरू वहाँ से यात्रा करी। मम्मी के बाद जो हमने सोई ली है महाराष्ट्र से निकलने के बाद कर्नाटका में उस पेट्रोल पंप से ली। फिर हम गोवा गए। फिर गोवा में जाके ये तो बड़ी परेशान हो गई वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने ऐसा कल्चर कहीं देखा नहीं था। बोला ये जी यहाँ तो नंगी नंगी लड़कियां घूम रही हैं, आप चलो यहाँ से निकलो, यहाँ नहीं रुकना है। और मुझे तो अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोगों ने मूवी शूटीज में देखा था। अच्छा, मीन्स नॉट इन रॉन्ग सेंस, बट वहाँ का कल्चर है, वो चीज़ें हमें देखनी है। हालांकि फिर उन्होंने रुकने नहीं दिया, खींच के ले गई। तो हमने, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी कवर करना होता है, तो हम फिर वहाँ से निकल के कन्नूर रुके। अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई इस रास्ते में, हमें हर जगह से हेल्प मिली। और क्योंकि हमने गाड़ी पे लिखवा रखा था सामने भारत भूमि परिक्रमा यात्रा, पीछे इंग्लिश में इंडिया सर्कमएम्बुलेशन ट्रिप, प्लस हमारे नेशन की जो क्वालिटीज हैं, मल्टी लैंग्वेजेस, मल्टी कल्चर और सेव वाटर, एजुकेट गर्ल्स, एम्पावर वुमेन, ये सब हमें अपने स्लोगन्स भी लिखवा रखे थे। लोगों को हमारा मिलने से पहले उन्हें हमारा मिशन पता चल जाता था। तो इस तरह से हमने अपनी यात्रा शुरू की। शुरू में रास्ता भटके, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपना जो फर्स्ट हमारा मेन मिशन था वो था हमारा कन्याकुमारी। शंकर नारायण के हमने मंदिर किए, वहाँ से प्रसाद ग्रहण किया, पुजारी का आशीर्वाद लिया, सॉइल ली सबसे बड़ी चीज़। और उसके बाद हमने अपनी यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी गए, हमने माता रानी के दर्शन किए। बहुत गर्मी थी वहाँ पे, तो हम वहाँ से फिर आगे निकल लिए। रात में ही हमने जर्नी शुरू की अपनी, और अगले दिन हम सुबह पहुँच गए रामेश्वरम, जहाँ भगवान राम ने शंकर भगवान का शिवलिंग बनाया था, वहाँ पे पूजा की थी और भी बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। लेकिन जो हमें सबसे ज्यादा जो पवित्र और जो सबसे अच्छी चीज लगी, बीके फौजी, मुझे वो APJ अब्दुल कलाम का घर लगा, जिन्हें हम भगवान से कम नहीं मानते हैं। और ये उन लोगों के लिए एक सबक है, उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि वो हमारे भगवानों से भी ऊपर है, धर्म से ऊपर है। पैट्रियोटिज्म अगर सीखना है तो उनसे सीखना है जिन लोगों ने प्रलोभन दिया कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो, हमारे पास हो, बट उन्होंने देश नहीं छोड़ा। जो सेकुलरिज्म की बातें करते हैं कि हमारा धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, उन्हें इनसे सीखना चाहिए। उन्हें गीता भी आती थी, गीता भी फॉलो करते थे, सितार बजाते थे और उसके बाद वो कुरान को भी फॉलो करते थे। मैं सलूट करता हूँ। मैं उनके घर गया, उनके ब्लड रिलेशन में उनके भतीजे हैं, मैंने उनसे सर झुका के सॉइल ग्रहण की और उसको मैं लेके आया। मैंने रामेश्वरम के मंदिर से सॉइल कलेक्ट नहीं की, मैंने उनके घर से सॉइल कलेक्ट करना ज्यादा पसंद किया। उसके बाद हम गए, फिर हम बापटला रुके श्रीलंका में। हमने सॉइल इकट्ठी की। मैं वहाँ पे रह चुका हूँ कुछ दिनों पे, तो वहाँ मेरे मित्र लोग भी मिले, उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया। और उसके बाद फिर हम रास्ता भूल गए। तो चले रास्ते लोग ये दिखा देते हैं, यही नेविगेटर थी मेरी। तो अब इनका तरीका था, इस हाथ में तो मोबाइल पकड़ा हुआ है और जी
राइट ले लो, राइट। अब एक्चुअली ये है तो लेफ्ट, मुझे उनका एक्शन दिख रहा है, एक्शन फॉलो करना है, तो मैं भैया राइट ले लेता था, बट बेसिकली वो होता लेफ्ट था। और फिर हमें जाना इस साइड 10 किलोमीटर था, हम 25 किलोमीटर इस साइड चले जाते थे। और आजकल सारे हाईवेज वन पे बने हुए हैं, अगर आपको वापस आना है तो अनदर आपको 50 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा और फिर वापस आना पड़ेगा। तो मैंने इनके ऐसे करके हाथ जोड़े, मतलब ऐसा क्यों कर रही हो? तो इमोशनल टच है इसमें आगे वाले में, तो ये बोली आपका साथ देने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी स्पीड कोऑपरेट करने की कोशिश कर रही हूँ, और इनके आंसू आ गए। फिर मुझे लगा कि अब बिल्कुल भी टोकना नहीं है, और मैं भी होता तो मेरा भी ऑलमोस्ट यही हाल होता, मैं भी ऐसे ही इशारा करता, क्योंकि एक हाथ उनका इंगेज है, वो शरीर से और मन से दोनों से मेरा सहयोग कर रही है, बोल तो लेफ्ट राइट रही है, गलती मेरी भी थी, मैं एक्शन पे क्यों ध्यान दे रहा हूँ, शब्दों पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा हूँ। तो हम लोगों में समझौता हो गया, और उस समझौते के बाद मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, हालांकि गलतियां तो फिर उसके बाद बहुत ब्लंडर हुई है, मिस्टेक्स। उसके बाद हम चले और हमने पुरी के लिए, जगन्नाथ जी हमारी बड़ी इच्छा थी जाने की, वो भी कोस्टल एरिया में है, तो पुरी में भी एज यूजुअल यही गाइड कर रही थी। बताओ आगे कहानी। पुरी में जब हमने इनको बताया, गूगल से देख रही थी, तो शॉर्टकट रास्ता में इससे थोड़ा जल्दी चले जाएंगे हम। तो जब जैसे हम उसमें जाने लगे, चलते गए, बोले कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही आते हुए न जाते हुए, साथ में हम अकेले ही जा रहे हैं, इतना लंबा सफर कर। जब जाके वहां पे देखा तो समुद्र आ गया सामने। हमने कहा अब इसके बाद कहाँ जाए हम? गूगल से पूछा, गूगल बाबा ने समुद्र में ला के खड़ा कर दिया। गूगल बोल रहे हैं कि अब आपको यहाँ से फेरी में जाना है। अब फेरी में जाएंगे। हमारे तो हाथ पर फूल गए, हमारे पास कार है, हम फेरी से कैसे जाएंगे? तो हमने गाड़ी खड़ी की, फिर इनके हाथ जोड़े, और क्योंकि हम लोगों ने आपस में प्रॉमिस किया था कोई एक दूसरे को डांटेगा नहीं, तो फिर हम गए लोकल लोगों से पता किया, तो बोले सर इसमें कार भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो फेरी में, बट वो फेरी आज नहीं जाएगी, फेरी कल जाएगी। और वो वर्ल्ड फेमस लेक थी जिसमें उस जगह को जाना था, जिसे हम चिल्का लेक बोलते हैं, बहुत फेमस लेक है। फिर हमने आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि उस गलती से हमें इतना आनंद आया, हम लोगों ने चिल्का लेक के किनारे पे अपना टेंट लगाया, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कितना आनंद आया होगा। और सारे गांव वाले वहाँ पे इकट्ठे हो गए, सबको हमने अपनी स्टोरी बढ़ चढ़ के बताई, और सब लोग बहुत खुश हुए, सब लोगों ने हेल्प की। कोई हमारा मोबाइल ले गया चार्ज करने के लिए, हमसे बिना पूछे, और हमें पता नहीं मोबाइल आएगा नहीं आएगा, फिर पता चला 2-3 घंटे बाद वो मोबाइल चार्ज होके आ रहा है। उन लोगों के नंबर अभी भी हमारे पास है। जो फिर अगले दिन रात में हमने खाना वहीं पे बनाया, चिल्का लेक के किनारे नाइट स्टे किया, और अगले दिन फिर वेसल ऑपरेटर से हमने सॉइल ली उड़ीसा की, वहाँ की चिल्का लेक की, और उसके व्यूज लिए। फिर अगले दिन फिर हम अपने जगन्नाथ जी जो इनका रूप है उनके हमने दर्शन किए। हमने जगन्नाथ जी के अच्छे से दर्शन किए, हमारे कृष्ण भगवान के रूप थे वो। और दर्शन करने के बाद फिर हम अपनी यात्रा आगे शुरू की। हमने वेस्ट बंगाल आया। अब वेस्ट बंगाल के बाद हमें अपने 7 सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट, वहाँ जाना था। अब अगर आप बांग्लादेश होके जाते हैं तो आप तुरंत पहुँच जाएंगे, बट आपको क्या है घूम के जाना है, वो डिस्टेंस बड़ा लंबा हो जाता है। तो हम घूम के गए, ऊपर सिलीगुड़ी पहुंचे, और वो 7 सिस्टर स्टेट्स के लिए या तो आप नीचे जाइए मिजोरम होते हुए, त्रिपुरा होते हुए ऊपर आइए, या फिर ऊपर अरुणाचल प्रदेश होते हुए आइए, नागालैंड होते हुए आइए। तो हमने अपने दोस्तों से संपर्क किया, भाई नीचे से जाएं या ऊपर से जाएं। और ये 7 जो सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, इनके रास्ते अपने आप में एक विशेष हैं। हमें तो किसी रास्ते के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, हम तो सिर्फ इनको लेके चल रहे थे और अपना गूगल बाबा की मदद ले रहे थे। तो हमने चलना शुरू किया। फिर दोस्तों ने बताया कि आपको नीचे वाला रास्ता फॉलो करना चाहिए, सिलीगुड़ी से आप नीचे जाइए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इम्फाल, और ये चीज़ें कवर कीजिए, क्योंकि ये रेनी सीजन है, यहाँ पे बारिश होती है तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो फॉलो किया हमने उनको। पहले हम मिजोरम गए, वहाँ पे हमने मेघालय गए। मेघालय में हमने मेघालय गए। मेघालय में हमने दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट ट्रांसपेरेंट रिवर देखी, और उसमें हमने बोटिंग की। हालांकि उस समय क्योंकि रेनी सीजन शुरू हो गया था तो उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम हो गई थी। वहाँ भी हमने टेंट लगा के नाइट स्टे किया उस रिवर के बगल में। और वहीं पे वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट गांव है, और उस गांव में भी हमने विजिट किया, देखा। और इनफैक्ट वो गांव इतना सुंदर है, इतना प्लांट है कि आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज इतनी प्लांट नहीं मिलेगी।
Really, it was clean like anything. रूट के जो ब्रिज बन जाते हैं ना, अपने आप रूट के ब्रिज बन जाते थे। उनके नेचुरल उन्होंने रूट के ब्रिजेस बनाए हुए थे, जैसे ये बता रही हैं। कोई पानी फ्लो जा रहा है, कोई नहर है, लेकिन वहाँ पे भी गूगल बाबा ने धोखा दिया हमें। लेकिन हमें जाना था सिलचर से, लेकिन गए हम दूसरे रूट से गए। शॉर्टकट रूट बताया था, वहाँ पे भी एक आध बस चल रही थी जो गांव की चलती थी, वैसे ही बहुत रास्ता खराब था उसका। इधर भी खाई और हमारी गाड़ी बीच में चल रही है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। मेघालय था, वहाँ बारिश रहती ही लगातार। तो एकदम से एक बार आसमान से बिजली कड़की, एकदम से वहाँ पे आग लगी जोर से। हम लोग मुश्किल से आधा किलोमीटर ही शायद रहे होंगे। गूगल को एक्चुअली हम फॉलो कर रहे थे, जैसे ये बता रही हैं। और वो रास्ता क्या है, आप जाएंगे मेघालय, मिजोरम या इन स्टेट्स में तो बहुत नैरो है। बाकी जगह आप जाएंगे तो आपको एक जगह खाई दिखाई देगी और एक जगह पहाड़ होंगे। वहाँ दोनों साइड पहाड़ हैं और दोनों तरफ ग्रीनरी है, जैसे झालर लटकी हो, किसी ने ग्रीनरी लटका रखी हो, और उसमें पानी भरा हुआ है और आपको पानी की डेप्थ नहीं पता है, गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी। और प्लस किलोमीटर्स तक आपके आगे और पीछे कोई भी नहीं है। तो उस रूट को हमें फॉलो करना था, बट चले गए हम उसमें। और एक जगह हमारी गाड़ी भी फंस गई, थोड़ा सा मुश्किल हुई निकालने में, बट वो फिर निकल गई। बट वो रूट मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस और एडवेंचरस लगा, और इन्हें वो एरिया सबसे ज़्यादा पसंद आया। ग्रीनरी बहुत है वहाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ पे सब नॉन वेज है, तो एक भी कबूतर, बिल्ली, मतलब कोई जानवर दिखाई नहीं देगा वहाँ पे। चिड़िया भी नहीं उड़ती दिखाई देती, चिड़ियों की घास और वेजिटेबल्स वहाँ पे ज्यादा है, वो प्योर नॉन वेजिटेरियंस है। लेकिन वहाँ पे ईमानदारी ज्यादा है। किनारे पे सब लोग अपना फ्रूट्स वगैरह रख जाते थे और एक उस पे लिख देते 20 रुपए का इतना है, 40 रुपए का इतना है, और उसमें पैसे डाल दो, अपना चीज उठा लो। वो दुकानदार नहीं बैठा होगा वहाँ पे, रोड किनारे वो ऐसे लिख के चले जाते थे। तो हम लोगों ने भी लिया वहाँ से लौकी और कुछ केले वगैरह लिए, तो पैसे डाल दिए उसमें हमने। रेट लिख के शॉपकीपर चला जाता है। तो आपको रेट देखना है और आपको आइटम देखना है, और आइटम देख के और रेट देख के आपको उसका एक डब्बा रखा है पैसे का, आपको उसमें पैसे डालने ही चले हैं। इट्स अ हाइट ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की इंतहा है। और ये हमारे देश में है, तो वी शुड फील प्राइड, और ये लाइन से है। और एक चीज और है कि जब हम लोग मिजोरम गए थे, मिजोरम तो हमारे मतलब दिमाग से बिल्कुल अलग की दुनिया थी वो। Exactly, हाँ। क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था, वो दुनिया ही अलग है। मिजोरम बिल्कुल अलग है। मिजोरम में लड़कियां और बॉयज, बच्चे, छोटे बच्चे दारू विस्की वगैरह सब। एक्चुअली इन्हें वो चीज थोड़ी सी खराब लगती है, हालांकि अच्छी चीज है। दारू शारू में इतना कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या है, जनरली लेडीज हैं, वो सुबह घूमिंग कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, तो उनके हाथ में सिगरेट है और आराम से पी रही हैं। और शाम को भी उनको देखा हमने, तो बच्चे, माँ बेटी हैं, साथ बैठी हुई हैं, अपना चीज करके पी रही हैं। बट वो लोग भी बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, क्योंकि नैरो रास्ते हैं उनके, वहाँ पे भी रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे भी हेल्प की। एंड पेट्रोलिज्म, अभी तक जो हमने रास्ता कवर किया है, हमें कोई भी, जैसे कि लोग बोलते हैं यार वहाँ मत जाना, वो खराब जगह है, वो स्टेट खराब है, ऐसा कुछ नहीं मिला। हमारी गाड़ी पे तो क्लियरली विजिबल था एक पेट्रोटिक कपल जा रहा है, तो सभी लोगों ने उस सिंबल की वजह से हमारी हेल्प की। बाकी हमारे अंदर ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं थी, उस सिंबल की वजह से, उस नेशन का मैप देख के, उस स्लोगन्स देख के उन्होंने हमारी हेल्प की। मिजोरम की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हमारा वहाँ पे काम चल गया। और वहाँ से हम निकले, फिर हम मणिपुर में, इम्फाल में, क्योंकि हमें अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करानी थी, तो हम वहाँ पे इम्फाल में रुके और इम्फाल में अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराई। वहाँ पे प्योरेस्ट लेक है ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे जो वेजिटेशन है उस लेक के ऊपर, वो उसको क्लीन करता है, मतलब पीने का जो सबसे शुद्ध पानी बोलते हैं वो है वहाँ पे, और वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। वहाँ हमारे कुछ कोलीग्स को पता चल गया था कि हम लोग वहाँ हैं, तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की, बहुत अच्छे से हम घूमे। और फिर वहाँ 2 दिन रुकने के बाद हमें जाना था नागालैंड। नागालैंड का रास्ता हमें थोड़ा सा खराब लगा। एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि जब हमने यहाँ से वहां तक करीब ऑलमोस्ट 40% हमने रास्ता कवर किया होगा, एक भी जगह हमें रोड खराब नहीं दिखी। हैट्स ऑफ टू डिपार्टमेंट ऑफ
रोड, एक भी जगह हमें रोड खराब नहीं मिली, जबकि हमने हाईवेज नहीं पकड़े थे क्योंकि हम पेरीफेरी कवर कर रहे थे। तो वो हम जो सर्विस रोड है, जो लोकल रोड्स हैं, उनको हमने फॉलो किया था। तो हमें कहीं कोई रोड खराब नहीं थी। नागालैंड गए तो वहाँ, क्योंकि वहाँ की जगह ऐसी है, तो वो जगह हमें थोड़ी सी करीब 100 किलोमीटर का पैच होगा जो रोड खराब था। तो नागालैंड गए, कोहिमा, अच्छा ये भी बोल रही थी और हमें भी लग रहा था कि नागालैंड ही नागास होंगे, दंगे होंगे, उनके हाथ में तलवार होगी या कटार होगी और काट देंगे, मार देंगे, इस टाइप की पिक्चर बन जाती है जनरली हमारी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम वहां गए तो हमने उनकी प्रोग्रेस देख के हमें ये लगा कि हम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ गए, जैसे बैंगलोर में आ गए। इतना अच्छा प्लांट और इतना अच्छा सिटी और इतना अच्छा मार्केट है वहाँ पे, और वो भी हम अच्छे से जो जगह घूम सकते थे वो घूमे नागालैंड। और वहाँ पे हमें एक कपल मिला, यंग कपल मिला हमें। वो हमारी गाड़ी का स्लोगन देख के हमें सिलचर में आ गए हमारे पास। मैं कहीं गया हुआ था तो कार में अकेले बैठी हुई थी, तो वो आए, अंकल आंटी आप लोग क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया ऐसे घूम रहे हैं। तो उन्होंने बोला हमें भी आपके साथ घूमना है। वो दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो कोरोना में उनको जो घर में काम करते हैं वो वाला काम मिला था, वर्क फ्रॉम होम वाला। तो वो क्या कर रहे थे, अपना गाड़ी में ही सामान उन्होंने अपना लोड कर लिया और वो पूरा इंडिया घूमने निकल रहे। पहले एक स्टेट चले गए, फिर वहां चले गए, इस तरह से कर रहे थे। हस्बैंड वाइफ थे, उनकी नई शादी हुई थी, तो उन्होंने भी हमें काफी मोटिवेट किया। उनके साथ हमने एक नाइट स्टे किया टेंट में, इन्होंने खाना पिला के उनको सबको खिलाया और वो दोनों बच्चे काफी खुश हुए। वो हमारा एक बहुत अच्छा टाइम उनके साथ हमारा गुजरा। फिर हम अरुणाचल प्रदेश ईटानगर गए और ब्यूटीफुल, उसके आपको पहाड़ अलग डिफरेंट कलर्स के पहाड़ हैं। तो पहाड़ के बीच में से गाड़ी जब जाती है ना तो मैं बोलती हूँ इंडिया से अच्छा कुछ है ही नहीं। हाँ, कहीं नहीं है। इंडिया की एक स्पेशलिटी और है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आप चाहो मुझे सारे सीजन देखने हैं, सपोज आप जून को सेलेक्ट कर दो, बोला जून में मुझे सारे सीजन चाहिए। अब आपको अगर गर्मी चाहिए तो आप अपना जैसलमेर चले जाओ, उत्तरलाई चले जाओ, बाड़मेर चले जाओ, राजस्थान के किसी भी सेक्टर में चले जाओ, गेट गर्मी है ना। और उसके बाद आपको चाहिए कि मुझे यार सर्दी चाहिए, आप लेह में आ जाओ, थोड़ा ऊपर चले जाओ, आपको सर्दी माइनस में मिलेगी आपको। अब आप चाहते हो यार मुझे बारिश भी इसी सीजन में चाहिए, देन यू गो टू चेरापूंजी, राउंड द ईयर बारिश है। तो हर सीजन हमारे यहाँ अवेलेबल है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। पूरा वर्ल्ड इस इंडिया में समाया हुआ है, इतना सुंदर देश है हमारा। क्या कह रही थी तुम? वो जो हम जब जा रहे थे ना, रास्ते में जब नागालैंड जा रहे थे तो 7 पहाड़ को हमें कवर करना था। तो रात हो गई थी, वहाँ लाइट वाइट नहीं थी, तो एक फैमिलीज मिली थी जो क्रिश्चियन थे भैया, वो तो हम नागालैंड के रास्ते में मिले। हाँ, नागालैंड जब हम जा रहे थे बहुत अच्छी चीज बताई है उन्होंने। फिर मैं उनके जो धर्म के लड़ते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब हम नागालैंड की तरफ निकल रहे थे तो हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा था। पहाड़ है तो बड़े नैरो रास्ते हैं। तो एक से पूछा हमने चर्च पे, वहाँ पे कुछ लेडीज खड़ी हुई थी कि हमें वहां जाना है। तो उन्होंने बोला इट्स ऑलरेडी 7 o'clock इवनिंग, नाउ यू हैव टू क्रॉस 7 माउंटेन्स। तो हमारे को पसीने छूट गए, 7 पहाड़ क्रॉस करने हैं, देन हम वहां पहुंच पाएंगे। तो तभी एक शख्स मिल गए, तो मैंने उनसे पूछा भाई कहीं होटल मिलेगा, और वहाँ तो वो लोकल गाँव था, तो वहाँ तो होटल वगैरह कहाँ होते हैं। तो हमें जबरदस्ती अपने घर ले गए, यू स्टे एट माई होम। तो कार हमने खड़ी की, उसके घर गए, वहाँ हमें दरवाजे पे जीसस मिले, और जो लोग धर्म के लिए झगड़ा करते हैं। और मुझे लगा कि हमारे उन्होंने हमारा धर्म भी नहीं पूछा। अब इतनी इंसानियत है अपने इंडिया में कि उन्होंने हमारा धर्म नहीं पूछा। वो क्रिश्चियन थे, हमारा धर्म पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। उन्होंने हमें ले जाके अच्छे से हमें चाय बना के पिलाया और हमें एक रूम अच्छे से दिया सोने के लिए। बल्कि हमारी लैंग्वेज बिल्कुल उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही, लेकिन भाव कनेक्ट हो रहे थे। उनसे जो भाव बन रहे थे हमारी हो रहे थे ना, वो सबसे अच्छे हो रहे थे। तो वो समझ रहे थे हमें, हम उन्हें समझ रहे थे बिना बोले बिना लैंग्वेज करे हमारी कन्वर्सेशन, मतलब उनसे इमोशन से हमारी बात हो गई। मुझे लग रहा वो बस एक ही शब्द बोलते थे बार बार, बहुत प्रॉब्लम है। बस एक शब्द उनको आता था, बहुत प्रॉब्लम है भाभी, बहुत प्रॉब्लम है। बस एक शब्द बोलते थे, प्रॉब्लम रूट वाइज, और उसकी वजह से बोल रहे थे क्योंकि रास्ता हम लंबा कर रहे थे, तो उस रास्ते की वजह से बोल रहे थे बहुत प्रॉब्लम है। और बाकी ऑनेस्टली हमें ये लगा कि जीसस हमारे कृष्ण भगवान का वेलकम करने के लिए उन्हें हमें बुलाया है। सम्मान नहीं करते तो समझ लीजिए आप किसी के धर्म का सम्मान नहीं करेंगे। ये एक लाइव एग्जांपल है वहाँ का। तो वहाँ हम रुके, तो फिर अगली जर्नी हमें जानी थी, वहाँ से थोड़ी लंबी थी, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर होते हुए।
जब ईटानगर पहुंचे हम वहाँ पे, तो वहाँ बहुत सुंदर रास्ते से हमारी गाड़ी जा रही थी और एक बहुत नीचे नदी बह रही थी। मैंने इनसे बोला कि मुझे वो नीचे वाली नदी देखनी है। इन्होंने बोला गाड़ी स्लो हो सकती है, मैं पैदल चले जाएंगे, स्लो हो जाएगी गाड़ी, को छोड़ देते हैं। बोले नहीं, छुट्टियाँ कम हो रही है, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। फिर ये हम लोगों ने ईटानगर टच करके फिर निकल लिए वहाँ से। अब रास्ते में इसी बात पे बहुत गुस्सा हो गई। अच्छा इन्होंने एक चीज हमें बताई, उसी दिन पता चली मेरे को। ये तो गुस्सा थी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये चाह रही थी पूरा ईटानगर घूमूं और वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डेज थे। तो इन्होंने बोला कि आपने जब मेरी शादी हुई थी तो आपने मेरी 2-4 बार पिटाई की थी और फिर आपको लगा कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने छोड़ दिया था। लेकिन अगर मैं बड़ी होती और मुझे ऑथराइजेशन होता पिटाई करने का तो मैं छोड़ती नहीं, क्योंकि गलतियां आपकी ऐसी हैं कि मैं जब तक आप मेरे साथ रहते इतना कूटती, मैं आपको इतना कूटती कि आपको समझ में आ जाता है कि कैसे सही तरीके से रहना है। तो ये वहाँ पे उन्होंने डिस्क्लोज किया और मुझे इनका पता चल गया कि इनके भाव क्या है मेरे जीवन के प्रति। तो मैं और सतर्क हो गया। अभी ये जो बोलती है आँख बंद करके मान लेता हूँ। फिर हम लोग सिक्किम में चले गए। सिक्किम में एक्चुअली क्या है कि भीड़ बहुत थी उस समय, गर्मी का टाइम था, गाड़ियाँ एक के पीछे चली आ रही बहुत, लेकिन वो भी बहुत सुंदर जगह थी। लेकिन रोकना इनके लिए मतलब संभव नहीं था गाड़ी को कहीं पे भी। ये मुझे पता था, लेकिन मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज। इन्होंने कहीं पे भी गाड़ी नहीं रोकी और मैं गुस्सा हो रही थी, मेरा सर दर्द कर रहा था। मैंने कहा गाड़ी रोक दो। एक जगह मैंने जबरदस्ती बोल के मैंने इधर ही गाड़ी रोको, फिर मैंने इधर ही गाड़ी रोकी और फिर मैंने मोमोज खाए, को भी नारियल पानी दिया, मैंने भी पिया। बाकी फिर आगे चले। रात में नाइट स्टे वहाँ पे गैंगटॉक में किया हमने और वहाँ का भी बहुत अच्छा मौसम है, बारिश लगातार हो रही थी वहाँ को भी हमने घूमा। और वहाँ हमने करीब 2 दिन स्टे किया था हमने वहाँ पे। और वहाँ एक दोस्त थे, उन्होंने हमारे लिए रूम अरेंज किया था। वहाँ टेंट में नहीं रह सकते थे क्योंकि एक्सट्रीम वेदर था, बहुत सर्दी थी। तो वहाँ पे हम लोग एक रूम हमने होटल लिया, वहाँ पे रुके थे और बहुत अच्छा सिटी। वहाँ की जो प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, तो सिविल पुलिस है वहाँ की। सिविल पुलिस और जो लोकल लोग हैं उनके बीच में क्या बॉन्डिंग है, जो सिविल वो मैं आपको बता दूँ। जैसे ट्रैफिक पुलिस पे मैंने खुद देखा है, ये ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है और वो लोगों को अपना रास्ता दिखा रहा है, इस साइड से जाइए या इस साइड से जाइए। और इन बिटवीन जो लोग साइकिलिंग वहाँ पे ज्यादा करते हैं तो जा रहे हैं, तो कोई घर से फूल लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, उस ट्रैफिक पुलिस वाले को दे रहा है हाय गुड मॉर्निंग सर, और फिर वो नाम लेके उसको वापस रिप्लाई दे रहा है। क्योंकि छोटा स्टेट है, छोटा सिटी है गैंगटॉक, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो पुलिस और सिविल की जो बॉन्डिंग मैंने वहाँ पे देखी एक्सेप्शनल। और हमने भी उनसे हेल्प मांगी किसी चीज की वहाँ पे, फिर लोकल लोगों ने बताया कि ये यहाँ पे ब्राइब तो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। अगर आपने किसी से गलती से बोल भी दिया पुलिस वाले से कि आप इतना पैसा ले लो, तो वो इसको अपनी इंसल्ट मानते हैं कि हमें पैसे देगा, हम कोई भिखारी है क्या। तो ये वहाँ की बहुत अच्छी चीज लगी। और उससे भी बड़ी चीज हमारे एक हरभजन सिंह, बाबा हरभजन सिंह की वहाँ पे एक समाधि है। वो एक सोल्जर थे और वो एक वॉर में एक्सपायर हो गए थे लड़ाई में। तो उनका वहीं पे एक समाधि बनाई गई है और अभी भी बताते हैं कि वो ड्यूटी करते हैं। अगर कोई सोल्जर ड्यूटी कर रहा है और वो सो जाता है तो उसकी आके पिटाई भी करते हैं, चपत लगाते हैं उसको और उसको जगाते हैं। और बाकायदा उनका रूम है, उनका बेड है। एंड इवन दो वो छुट्टी भी जाते हैं, छुट्टी उनकी सैंक्शन होती है, उनकी सैलरी जाती है और कोई भी आता है वहाँ पे उसको देखने जाता है, उनको सैल्यूट करता है। और ये एक फौजी की पहचान है कि मरने के बाद उसकी आत्मा ड्यूटी करती है। इससे बड़ा पैट्रियटिज्म आपको देश में क्या चाहिए। आदमी मर गया है, उसकी आत्मा ड्यूटी कर रही है और उसके बाद देश भी उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, इस वाइस वर्सा। तो ये हमने वहाँ पे देखा। सिक्किम में हम 2 दिन रहे। बाकी बहुत अच्छे वहाँ पे झरने वगैरह हैं। एक टॉप पे कोई वहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, वहाँ बौद्ध धर्म को मानते हैं। पूरा जो सिक्किम एरिया है पूरा बौद्ध धर्म को मानता है। बौद्ध धर्म के जो मंदिर था वो मंदिर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो भी हमने वहाँ पे पहिए जो घुमाए जाते हैं, हाँ, ऐसे करके घुमाते हैं ना उसमें। कलरफुल उनके फ्लैग्स लगे थे पूरे सिटी में। तो वो सब भी अच्छा लगा, हमने उनको भी प्रणाम किया अच्छे से। और फिर हम बिहार की बॉर्डर पे आए। फिर हम लोग दार्जिलिंग होते हुए दार्जिलिंग में भी गए हम टॉप पे। और दार्जिलिंग की रोड बहुत खतरनाक,
खतरनाक मीन्स स्ट्रीट फाइट है, आपको चलाते टाइम फील होगा। हम लोग सिक्किम वगैरह सब मतलब ये अपना नॉर्थ ईस्ट होके आ गए, वहाँ की भी रोड बड़ी खौफनाक थी, लेकिन जो दार्जिलिंग की रोड है वो एकदम स्ट्रीट फाइट है और उनके पत्थर चिकने हो गए, तो गाड़ी थोड़ा मुश्किल से चल रही थी। एनीवे हम ऊपर तक चले गए, अच्छे से दर्शन किए और फिर वापस आए। अब हम आ गए थे डाउन पे। हमें लोगों ने बोला कि आप नेपाल जा सकते थे, लेकिन हम क्योंकि सिंबल लगा हुआ था हमारे गाड़ी के ऊपर कंट्री का, तो हम लोग कहीं दूसरी जगह गए नहीं। इवन हम नागालैंड से जाते तो हम बाई रोड थाईलैंड भी जा सकते थे, वहाँ पे रोड था, बट हम वहाँ पे भी नहीं गए। तो हमने अपना प्रॉपर जो प्रोटोकॉल था वो हमने फॉलो किया और हम रामपुर होके, बिहार और नेपाल का बॉर्डर है, उसको होते और यूपी का बॉर्डर होते हुए आगे चले। बीच में रामपुर में बारिश हो रही थी, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी और हमने गूगल पे देखा तो कई किलोमीटर तक कोई होटल नहीं है, कोई स्टे के लिए पेट्रोल पंप भी नहीं है। तो लकीली अब हम परेशान थे कहाँ रुके, तो एक लेफ्ट में हमें पेट्रोल पंप दिखाई दे गया, हमने गाड़ी रोक ली। अब मैं जब वहाँ पे गया तो फर्स्ट 2 रूम थे, जो मेन मैनेजर वाला था उसमें एक दाढ़ी वाले अपने मुस्लिम भाई बैठे हुए थे और बगल में क्लीन शेव वाले बैठे थे। तो मैंने सोचा क्लीन शेव वालों के पास जाता हूँ, ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो उनके पास गया तो उन्होंने कोई कॉपरेशन नहीं दिखाया। उन्होंने तो क्या है, देख लो आप क्या करना है। तब तक वो जो दाढ़ी वाले थे, वो उनका नाम उस्मान भाई है, वो दौड़ के बाहर आए। बोले साहब क्या बात होगी, मतलब ऐसे उन्होंने गाड़ी में हमारे पोस्टर्स, स्लोगन्स वगैरह और इंडिया का मैप देख लिया था, तो दौड़ के आए और आके बोला क्या हो गया साहब, मतलब ऐसे हम लोग जा रहे हैं और हमें एक नाइट स्टे चाहिए था, थोड़ा सा रेस्ट कर लें और सुबह निकल जाएंगे, आगे कोई जगह में सूटेबल दिख नहीं रही है। तो उन्होंने सर यहाँ रुको ना, इससे अच्छी आपको कोई जगह नहीं मिलेगी, मेरा रेस्ट रूम है जिसमें मैं स्टे करता हूँ, आप उसमें रुको और उसी में आपको खाना बनाना है, टेंट लगाने की आपको जरूरत भी नहीं है, आप यही रुकिए। और मैंने इतनी हेल्प मत कीजिए, हम अपने टेंट पे रुक जाएंगे, बस टेंट के लिए जगह दे दी। उसने बोला नहीं साहब, आपको खुदा ने भेजा है, हर काम खुदा की मर्जी से होता है, आपको खुदा ने भेजा है और खुदा को मैं रुस्वा नहीं कर सकता आपको परेशान देके। आप मेरे गेस्ट हैं, आप मेरे मेहमान हैं, और अगर मैंने आपको परेशान किया और वो फिर गुस्सा हो जाएगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरे पास शब्द नहीं थे उनकी इस बात के, और मैं झपट के उनके गले लग गया और मुझे विश्वास हो गया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है और वो किसी धर्म में और किसी चीज में विश्वास नहीं करती। कास्ट स्ट्रीट में वो जिसमें है उसमें है। वहाँ नाइट में अपना हमने टेंट लगाया और हालांकि वो रूम खाली करके चले गए थे, बोला कल सुबह में आऊंगा, मेरे पास फोन नंबर भी है उन्होंने दिया था। हम लोग नाइट में स्टे रुके, अपने टेंट हमने लगाया, उसमें हमने नाइट स्टे किया, उनके किचन का यूज किया, हमने चाय खाना वगैरह बना के खाया। फिर अगले दिन वहाँ से हम चले और फिर हम उत्तराखंड में हरिद्वार में पहुंचे। हरिद्वार में अपनी गंगा जी अपने विकराल रूप में बह रही थी, बहुत कलकल करके पानी था। अब जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हमारी बेटी की शादी हुई थी तो 1 साल तक हम किसी समुद्र में या उसमें स्नान नहीं कर सकते थे, सागर में। तो हमने फिर अपने कान्हा जी को इनको हमने वहाँ स्नान कराया और इन्होंने खूब मजे लिए वहाँ पे उस ठंडे ठंडे शीतल पानी में जो ऊपर हिमालय से आ रहा था, और खूब नहाए इन्होंने, खूब मस्ती की। हमने गंगा जल लिया और फिर हम वहाँ से शुरू हो गए। अब वहाँ से हमें उत्तराखंड से हमें जाना था हिमाचल। हिमाचल के लिए थोड़ा सा बीच में हरियाणा पड़ता है। अब हरियाणा के लोग आपने देखे होंगे, उनकी लैंग्वेज बड़ी, लोग कहते हैं भाई तू करके बात करते हैं कि जा है उड़ने आ जा, इस टाइप की उनकी लैंग्वेज है, पर वो भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो उनके साथ रह चुका हूँ, मेरे दोस्त रह चुके हैं, इसलिए मैं जानता हूँ। तो एक पेट्रोल पंप था, वहां से हम पेट्रोल ले रहे थे, तो क्योंकि बीच में हरियाणा पड़ा था तो हमें सॉइल लेनी थी, तो मैंने पेट्रोल पंप वाले से बोला कि थोड़ी सी सॉइल दे दो। तो जब थोड़ी सी सॉइल लेके आया तो वो हरियाणा वाले आ गए 2-3, वो बहुत क्यूरियस होते हैं बाई नेचर। बोला सर ये क्या चीज है? मैंने बोला ऐसे साहब हमने परिक्रमा की है और हर जगह से हम मट्टी ले रहे हैं। तो सर हमारे हरियाणा की क्यों नहीं ली आपने? मतलब लेते हो हरियाणा की? बोला ना ऐसे नहीं। फिर वो पता नहीं कहाँ से कोई बोरी लेके आए और किसी से वो फावड़ा लिया उन्होंने और बोरा भर के मट्टी लेके आ गए। बोला भाई हरियाणा की तो ये वाली मट्टी जाएगी। तो वो नेचर उनका इस टाइप का होता है। फिर मैंने बोला इतनी मट्टी हम कहाँ ले जाएंगे, हमें सिर्फ इतनी चाहिए, फिर हम इसमें मिला देंगे और ये पूरे राष्ट्र की मट्टी हो जाएगी। तो ये उनका है, वो इस टाइप के लोग हैं और अच्छे लोग हैं। फिर वहां से हम गए, हमें शाम हो गई थी, हम मनाली पहुंचे।
मनाली में एक रिवर के बगल में हमने स्टे किया, वहाँ भी हमने टेंट स्टे किया और टेंट में रहे हम। और वहाँ पे वहीं से हमारा लेह का एक्चुअली रास्ता शुरू होता है, और क्योंकि बारिश का सीजन हल्का हल्का शुरू हो गया था, रूट्स खुल चुके थे मनाली वाले, तभी खुले थे उसी समय। मनाली से लेह का रूट उसी समय खुला था। तो लोगों से पूछा, हमें भी थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि लेह के बारे में हमने सुना था बहुत भयंकर रूट है। तो लोगों से पूछा, अब लोग क्योंकि चाहते थे क्योंकि हम टैक्सी यूज करें, तो उन्होंने हमसे बोला सर आपकी तो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, मोरोवर 4x4 नहीं है और आपको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप कैसे चलाएंगे। तो हम लोग भी थोड़ा सा डामाडोल हो गए। हमने सोचा किसी बड़ी गाड़ी को ले लेते हैं, इनोवा वगैरह को ले लेते हैं और उस पर कोशिश करेंगे। लेकिन फिर हिम्मत की कि नहीं, जब यहाँ तक आ गए हैं और ये हमारे साथ हैं कान्हा जी, तो हमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने फिर से शुरू कर दिया अपना लेह के लिए, और मनाली से हम लेह चले। और लेह में घुसते ही हमें सबसे पहले अटल टनल मिली, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट उस हाइट पे टनल है। और ये इतनी शानदार टनल है और किलोमीटर लंबी है और इतना मजा आता है। टनल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। टनल के बाहर हमने फोटो खिंचाई, टनल को हमने क्रॉस किया और आगे चले गए, तो आगे का नजारा मेरे लिए बहुत शानदार था। मतलब वो एक सपना था। इन्हें तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा लगा था, 7 सिस्टर स्टेट्स में, और मेरे लिए लेह था। मैं लेह में पागल हो गया। और लेह में चलने से पहले मुझसे किसी ने कहा था कि आप थोड़ा सा लूज पेट्रोल लेके जाइएगा, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी 10 का एवरेज देती है तो वहाँ पे आपकी गाड़ी 5 का एवरेज देगी। बट हम लोग पेट्रोल ले जाना भूल गए और हमारे पास कंटेनर भी नहीं था। तो लास्ट पेट्रोल पंप पे जो हमने पानी, हमारे पास एक 2 लीटर की बोतल थी, पानी पीते थे जिससे, हमने वो 2 लीटर की बोतल भरवा ली कि हम देख लेंगे थोड़ा बहुत तो मैनेज हो जाएगा। और हम करीब 300 किलोमीटर के आसपास है, 300-350 किलोमीटर है मनाली से लेह, और हम लोग अटल टनल से निकल भी गए। अब रास्ते में खूनी नाला, बरसाती नाला, ऐसे खौफनाक नाम आ रहे थे। ऊपर से स्नो मेल्ट होके आ रही है और वहाँ पे एक्चुअली आपको टेक्निक यूज करनी पड़ेगी ड्राइविंग करते टाइम। गाड़ियां जब चलती हैं तो बीच में एक पहाड़ टाइप इकट्ठा हो जाता है 2 पहियों के बीच में। तो जिसकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है वो बीच वाला पोर्शन उसको टच करता है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, आपको एक पहिया उस साइड पे रखना है और एक नीचे का रखना है, तो आपकी गाड़ी चल सकती है। बट उसमें रिस्क ये, आप इस साइड चलाएंगे तो इस साइड पहाड़ है या स्नो है, इस साइड चलाएंगे तो नीचे खाई है, तो थोड़ा डर लगता है। तो हमने खाई वाला प्रेफर किया कि खाई की साइड हम रखेंगे और जो हमारा राइट व्हील है वो हाइट पे रहेगा, जो बीच की जो स्नो हो जाती है। अब क्योंकि लेफ्ट में ये थी तो इनका कहना था कि मुझे मारने के चक्कर में अपना उस साइड हो गई तो निकल के चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। लिटरली ऐसे करके देख भी नहीं रही थी और देख मैं भी ज्यादा नहीं रहा था क्योंकि वो जगह ही खौफनाक थी। और फिर हम लोग चले, रास्ते में हमें डॉक्टर्स की टीम मिली, बहुत परेशान थी वो, उनकी गाड़ी में ओवर हीटिंग हो गई थी। तो फिर हमने अपना जो पीने वाला आरओ पानी था उससे उनकी हेल्प की। वो एक हेल्प उनकी इतनी बड़ी हो गई कुछ पूछिए मत, अदरवाइज वो वहाँ पे फंस जाते तो उनका निकलना मुश्किल था। फिर हम चले, नेक्स्ट हमारा रास्ते में थोड़ी रात हो गई तो हम सरचू में रुके। सरचू एक छोटा सा कैंप है लेह के रास्ते में, वहाँ पे लेडीज ने अपने छोटे छोटे से टेंट लगाए हुए हैं और उसमें वो लोग अपना खाने के लिए खाना वाना देती है, बैठ देती है। जो इनका अंगीठी सी होती है वो ऊपर तक जाती है, चिमनी ऐसी होती है, वो उससे वो गर्म रहता है वहाँ पे, एकदम लाल रहता है वो, गर्म। इनके हाथ भी जल गए थे तब, मैं छू लिया धोखे से तो हाथ जल गया था इनका। वहाँ पे अच्छे से सोए रात में, लेकिन वहाँ पे बहुत ठंड थी, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी हमें। लोगों ने बोला था कि कपूर लेके जाओ, पास पास सुनते रहना, तो हम लोगों ने सुना, सुनते रहे थे, लेकिन थकने लगे थे। थकने लगा, इतनी कमी थी, हम थकने लगे थे। बट वो आंटी जी थी, खाना उन्होंने इतने प्यार से खिलाया। इतनी हाइट पे हमें इतना सस्ता खाना, और इतना सस्ता, मैं शायद 700-800 रुपए में रूम दे दिया था, 500 में था कुछ, तो एक बेड दे दिया था। हम दोनों एक ही बेड पे चले गए क्योंकि वहाँ ठंडी इतनी थी, पूछो मत। और खाना वाना भी उन्होंने बाई हैंड हमें बना के दिया और बहुत अच्छे से हमने खाना खाया। सुबह फिर हमने वहां से जर्नी अपनी शुरू की। एकदम माइनस में टेम्परेचर था, चिलिंग कोल्ड था, गाड़ी के शीशे सब रोल कर लिए थे।
फिर भी ठंड लग रही थी। लेकिन धूप इतनी तेज हाँ। कि आपको लगेगा कि बाहर सर्दी है। जैसे ही गाड़ी से निकलो, बस 2 मिनट नहीं खड़े रह सकते, गाड़ी में ही आना है, आपको शीशे बंद करके रखना है। बहुत और एकदम शाइनिंग धूप, एकदम कस की धूप, आपको लगेगा तो बाहर निकलेंगे तो गर्मी लगेगी, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वहाँ पे इतनी ठंडी हवा है, इतना माइनस में टेम्परेचर है कि सिक्योरिटी कम हो जाएगी। हमें बीच में एक जगह से सॉइल लेनी थी, वो आपको दिखेगा। तो जब हमने सॉइल ली तो हमारी आवाज जम रही थी, हम बोल नहीं पा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, वो ऐसे करके मट्टी लेना हमारे लिए मुश्किल हो गया। इतनी हाइट थी, वही साइड सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी, तो वहां से हमने फिर सॉइल ली। और वहां पे भी हमारे एक दोस्त हैं ऑर्गेनाइजेशन के ही हमारे, उन्होंने हमारे लिए, बेटे के फ्रेंड हैं, वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे लिए एक रूम होटल में अरेंज किया था। तो फिर हम वहाँ पे स्टे किए और उन्होंने बोला था, हमें गाइड किया था कि 2 दिन आपको सिर्फ रेस्ट करना है, उस वेदर से आपको फेमिलराइजेशन कराना अपना बॉडी का। तो वहाँ पे प्रैक्टिकली लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, हमें भी हुई थी, खाना नहीं खा पा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे अच्छे से, थक रहे थे जल्दी जल्दी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी। हम दोनों बहुत परेशान हो गए। हमने फिर 2 दिन वहाँ पे रेस्ट किया और वहाँ पे लेह मार्केट घूम के आए, जो अपने आप में बहुत अच्छा मार्केट है। और फिर अगले दिन हम लोग 2 दिन हमने स्टे किया और फिर 2 दिन के बाद फिर हम गए पैंगोंग लेक। तो जब हम पैंगोंग लेक वहां से जा रहे थे, तो पैंगोंग लेक के रास्ते में जो रास्ता पड़ा था ना, वो भी अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, खतरनाक है वो भी, लेकिन अच्छा है। जो पहाड़ थे ना, पहाड़ में भी अपने आप उसकी बालों की अपने आप ही आकृतियां बन जाती थी। कोई कमल के फूल की आकृति है, हिरण की आकृति है, वो नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे बहुत ज्यादा, लेकिन सूखी सर्दी ज्यादा है, मतलब बहुत ठंडा मिलता है, ड्राई सूखा बिल्कुल ठंडा। पहुंचे पैंगोंग लेक, वहाँ पे इन्होंने फोटोग्राफी वगैरह को शौक है ज्यादा, मैंने फोटोग्राफी की वहाँ पे। मतलब 5 साल के बच्चे बने थे और फ्लाइंग हो रहे थे, मैंने उनकी कट की फोटो। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे टेंट लिया, वहाँ पे भी रात हो गई थी और वहाँ पे खाना वाना अच्छे से खाया। फिर दूसरे दिन फिर निकल गया वही पैंगोंग लेक में ही। एक्चुअली जो पैंगोंग लेक है वो चाइना से आती है, चाइना में 60% है और इंडिया में 40% है, और उसमें कोई जीव नहीं रहता है क्योंकि वो सॉल्टी लेक है। और वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल पे जो लेक है वो यही लेक है। और वहीं पे अपने 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी और हम लोग भी वहीं पे रुके हुए थे। टेंट उनका था, इस बार हमारा नहीं था, क्योंकि हमारा सिंगल लेयर का टेंट था, वहाँ का हमने लोकल टेंट लिया था। और टेंट वो काफी अच्छा था, उसमें ड्राइंग रूम था, वॉशरूम था, बहुत शानदार टेंट था, बहुत शानदार पैडिंग थी। वहाँ भी एक परिवार में फॉलो कर रहा था, यही महाराष्ट्र के थे, वो शायद हाई कोर्ट में जज या एडवोकेट हैं, वो अपने बेटे के साथ और वाइफ के साथ आए थे, फिर हमें फॉलो कर रहे थे, हमारे पास आए थे। हाँ, बोला कि हम वाइफ रोड आए हैं, तो बोले यार आप लोग इतनी एज में, हमें कई लोगों ने हमारी एज भी काउंट कराई, आप कितने साल के हो? हमने बोला 50+ के हैं। आप कितनी हो? 50 होने वाली। सब क्या है, मतलब एज क्यों काउंट कर रहे हो? आप यहाँ देखो ना, दिल में देखो, जहाँ हिंदुस्तान बसता है उसके लिए तो कुछ भी चीज कम है। तो वो आए, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, हमसे सॉइल लेने का प्रॉमिस किया और अपने बेटे को बोला कुछ बताने के लिए। तो हमने बेटे को भी उनके जो हमें समझ में आ रहा था एज ए गार्जियन, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, तो हमने उनको अच्छे से समझाया और अच्छा लगा हमें कि लोग हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हमें बहुत हेल्प मिली हर जगह से। और फिर हम वहाँ से अगले दिन चले थे नुब्रा वैली हम गए। नुब्रा वैली के बाद नुब्रा वैली में रुके, वहाँ हमारी तबीयत और थोड़ी सी खराब हो गई। फिर एक होटल लिया, होटल में फिर हमने मूंग की दाल की खिचड़ी बनवा के खाई और फिर वहाँ से हम चले। तो हमें आना था द्रास हो गए। द्रास अपने वर्ल्ड का 2nd कूलेस्ट सिटी है। हम लोग कारगिल होके द्रास गए। कारगिल में प्लान था रुकने का, बट क्योंकि सूटेबल अकोमोडेशन नहीं मिली हमें, तो फिर हमने सोचा कि चलो द्रास निकल लेते हैं। द्रास से हमारा कश्मीर थोड़ा सा पास हो जाएगा। तो द्रास में हम शाम को पहुंचे और द्रास के सामने ही एक वार मेमोरियल है। वो एक्चुअल जगह है जहाँ से कारगिल वाली लड़ाई लड़ी गई थी। उसके तीनों तरफ माउंटेन्स हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया था। एक्चुअली विंटर में हमारी उनसे डील हुई थी कि जब भी विंटर होगा तो आपके सोल्जर्स भी पीछे चले जाएंगे, हमारे भी वापस आ जाएंगे अपनी पोस्ट छोड़ के, जिससे सोल्जर्स
को नुकसान ना हो। बट पाकिस्तान ने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया और विंटर से पहले उन्होंने अपनी वहाँ पे पोस्ट बना ली और वो उसमें आके चुपचाप रहने लगे। तो बाद में विंटर में उन्होंने फिर एक्शन लेना शुरू किया, तो इसलिए वार हुआ। तो एक्चुअल जगह है जहाँ पे लोगों ने जान दी है, जहाँ से वार हुआ है, जहाँ से एम्यूनिशन, जहाँ से सोल्जर्स लड़े हैं, वो एक्चुअल जगह है। वहीं पे वार मेमोरियल है, एयर फोर्स के, आर्मी के सभी लोगों की शहीदी स्मारकें हैं। और पाकिस्तान के जो उनके हम लोग चीज़ें जो छीन के लाए, उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन, उनकी रेडीमेड उनके जो टेंट्स हैं वो सब लेके आए हैं, वो वहाँ पे रखे हुए हैं, एक म्यूजियम टाइप का है। तो वहाँ जाने पे अपने आप में ही एक जोश आ जाता है। उसके सामने एक हमने होटल लिया था, होटल वाला एग्री हो गया था सब कुछ, लेकिन जैसे ही हम अपनी कार लेके गए वहाँ पे तो उसने बोल दिया सर मैं आपको नहीं रख पाऊंगा। हमने बोला क्यों नहीं, क्या हो गया? बोला क्योंकि आपकी गाड़ी पे भारत माता की जय और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा हुआ है, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको लोगों को पता चल जाएगा, वो हमारा होटल खराब कर देंगे, आपकी कार को जला सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो हमें भी डर लगा और हमें उसने सजेस्ट किया कि आप ये स्टिकर्स उतार लो या इनको कवर कर दो। मगर यार फौजी आदमी ये ना तो कवर होंगे ना इनको उतारेंगे, इनके लिए तो मर जाते हैं हम इस फ्लैग के लिए, इस देश के लिए, तो ऐसी छोटी धमकियों से डरेंगे नहीं। तो हमने उसको कन्विंस किया क्योंकि सामने हमारा द्रास का वार मेमोरियल था, तो वहाँ पे जो आर्मी वाले थे उन्होंने भी उसको आके समझाया कि हम लोग हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर एनीवे हम लोग नाइट में वहाँ पे रुके, बट हमें अगले दिन कश्मीर पहुँचना था। और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में तो टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी, तो हमें भी लगा कि हम वहाँ पे कहीं फंस गए तो मुश्किल हो जाएगा, और ज्यादा नहीं होगा, कोई ऐसे ही स्प्रे करके पेंट डाल जाएगा या कुछ क्रॉस कर जाएगा गाड़ी के ऊपर तो हमें बहुत बुरा लगेगा। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने बॉसेस से, अपने ऑफिसर से कांटेक्ट किया, तो वहाँ पे उन्होंने आर्मी से कांटेक्ट किया, तो आर्मी के एक मेजर हैं, उन्होंने हमें इंश्योर किया कि आप निश्चित होकर जाइए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। हम लोग फिर दिन में निकले आराम से, और कश्मीर में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने वहाँ पे इवन मार्केट में ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी काफ़ी खरीदे, और क्योंकि हम वहाँ से जल्दी निकल गए थे कि हमें क्रॉस करना है, फिर हम सीधे वहाँ से घूमते हुए कश्मीर को। लेकिन जो पहले कश्मीर और जम्मू का जो रास्ता था वो इतना सुंदर था, हम लोग वहाँ पे रहे हैं शुरू में 90s में रहे हैं, तो बहुत शानदार रोड था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वहाँ पे रोड ब्रिजेस ये बना के ना, टनल बना के ना पूरी रोड का ऐसा जैसे, हाँ वो रोड ऐसा लगता है जैसे धौलाकुआं में, दिल्ली का जो जैसे धौलाकुआं है ना, ऐसा है। हमें वो हाइट ही नहीं दिखाई देती, देवदार के पेड़ नहीं दिखाई देते, वो ब्यूटी खत्म हो गई वहाँ पे रोड की वजह से। तो हमें थोड़ा सा हार्ड हुआ। फिर हम आए जम्मू में, हमने अपना थोड़ा लंच वगैरह किया, और फिर जम्मू से भी हम निकल के लॉन्ग ड्राइव की, हमने रात भर हम चलते रहे, होल डे होल नाइट हमने ट्रेवल किया। हमारी छुट्टियां बहुत कम रह गई थी, तो हम जाके फिर सीधे पंजाब में रुके, हरमंदिर साहब में, स्वर्ण मंदिर में हमने माथा टेका, गुरु नानक देव की शरण में पहुंचे। वहाँ हमने होटल लिया क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी टेंट वगैरह की, वहाँ पे हम रुके, और फिर वहाँ से हम कौन सा बॉर्डर था जहाँ पे परेड होती है ना, कलर होस्टिंग, कलर रोडिंग पे जब झंडा उतारते हैं, झंडा चढ़ाते हैं, तो वहाँ पे एक परेड होती है। तो पाकिस्तान बाघा बॉर्डर है, और वहाँ पे इस साइड पाकिस्तान है, इस साइड इंडिया है, तो पाकिस्तान के भी सोल्जर वो आते हैं विजिटर्स देखने के लिए, और इंडिया के भी जाते हैं। और जब हम गए तो हमें अपना खचाखच भरा हुआ स्टेडियम था वो, एंड पाकिस्तान के लोग बहुत कम थे वहाँ। वो जो चीज हमने वहाँ पे देखी, जो पैट्रियटिज्म लोगों में देखा, वो जैसी कोई देशभक्ति का गाना लग रहा था, सब कूद कूद के स्टेडियम से आगे जा रहे थे और नाच रहे थे। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, और बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा लगा। वहाँ हम नाइट में स्टे किए और स्वर्ण मंदिर में दर्शन किए, फिर अगले दिन हम अगले डेस्टिनेशन के लिए चल दिए। हम लोग अगला हमारा डेस्टिनेशन था राजस्थान, तो राजस्थान के लिए हम लोग निकले,
और फुल ऑफ सैंड, चारों तरफ सैंड है, बीच में पतली सी रास्ता है, जैसे लेडीज के बालों के बीच में मांग होती है, बिल्कुल इस टाइप की रोड थी। दूर दूर तक कोई नहीं है, सिंपल, और धूल उड़ रही है, आंधी आ रही है, कोई रास्ता नहीं कोई। और मैंने एक चीज और फील की है, जो सबसे डेंजरस रोड होते हैं, लोग बोलते हैं कोई लेह का है और कोई बोलता है कि ईस्टर्न का है, नॉर्थ ईस्ट का है, बट जो सबसे डेंजरस रोड होते हैं वो हमारे वो हाईवेज होते हैं जो खाली होते हैं, जिन पे ट्रैफिक नहीं होता है, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, लोगों को नींद आने लगती है, स्पेशली नून आवर्स में, आफ्टरनून आवर्स में। तो ये हमारे सामने एक इंसिडेंट हुआ, एक गाड़ी जा रही थी और उसमें कोई बंदा सो गया और हमने खुद उसको ऐसे चक्कर खाते हुए देखा, बट वो किसी तरीके से बच गया और निकल गया। तो सबसे डेंजरस रोड वही होते हैं जिसमें ट्रैफिक नहीं होता है, क्योंकि आदमी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि इसमें कुछ भी नहीं, हम कितनी भी स्पीड पे गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो उसी एरिया को वहाँ पे भी हमारा झगड़ा हो गया था। एक्चुअली ये थोड़ा सा पैसे मूड में आ गई थी, जर्नी हमारी खत्म होने वाली थी, तो इन्होंने बोला कि मैं क्यों खाना बनाऊं, तो ये गुस्सा हो गई थी, फिर इनको मनाया रास्ते में और फिर मैं मिट्टी में खाना बनाया, नीचे रख के, हवा आ रही थी चारों तरफ से, फिर मैं गत्ते लगा लगा के उस पे और फिर खाना बनाया। और खाने में हमने पोहा बनाया था, और पोहा में भी ज्यादा हमने रेत खाई थी साथ में, लेकिन खाना था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ रेत ही रेत। क्योंकि हमें हाईवे नहीं चल रहा था, हाईवे जाते तो हम मिलते उधर, लेकिन हाईवे नहीं जा रहे थे ना, हम बाउंड्रीज पे चल रहे थे, बाउंड्री पे चल रहे थे, वहाँ कुछ नहीं था, बस पतली सी रास्ता। और राजस्थान में तो आप हाईवेज पे भी आपको बहुत कम मिलेगा। और फिर हम जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर में हमने स्टे नहीं किया क्योंकि जैसलमेर पहले घूमा हुआ था, तो फिर हम जाके बाड़मेर में रुके। बाड़मेर में एक पत्थर बाबा हैं, उनके हमने दर्शन किए, वहाँ के लोग उनको बहुत मानते हैं, तो बाड़मेर में हमने नाइट स्टे किया। हम लोग एक दिन रुके थे वहाँ पे, एक दिन हम रुके, हमने अपनी गाड़ी की खुद ही मेंटेनेंस की, उसको चेक किया, फिर अगले डेस्टिनेशन के लिए हम चल दिए। तो हम लोग बाड़मेर से चले, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था गुजरात। बहुत पीसफुल स्टेट उसको मानते हैं। हम लोग वहाँ से सीधे चले और हम गए भुज में, हमने स्टे किया, रन ऑफ कच्छ देखा हमने, और वो पाकिस्तान का बॉर्डर है, लास्ट एक ब्रिज है रन ऑफ कच्छ के ऊपर, उसको इंडिया ब्रिज बोलते हैं, उसके आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे भी बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, और उसको सफेद समुद्र बोलते हैं क्योंकि वो सॉल्टी सी है, तो पूरा वाइट 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 दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे स्नो गिरी हो। तो बहुत अच्छे एरिया है, वहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ के लोकल मेला वगैरह भी लगता है, तो वहाँ पे हमने स्टे किया, एक दिन रुके। वहाँ के लोकल जो मंदिर हैं, माँ आशापूर्णा का मंदिर है, वहाँ गए हम और वहाँ पे हमने स्टे किया। वहाँ एक फैमिली मिल गई, उसने हमारे पैर पकड़ लिए और वो रोने लगी। पूरा परिवार था, वो गुजरात के कुछ मेहर करके कुछ जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मोरबी जगह है, मोरबी के वो लोग रहने वाले थे। उन्होंने काफी हमें ऑफर किया कि हमसे ये ले लो, और अपनी सिस्टर को बुलाया, उसने बच्चों को बुलाया, हमें दिखाया, और उसकी सिस्टर पैर छूने लगी जबरदस्ती, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको हटाया और बहुत ऑनर दिया उन्होंने, बहुत इज्जत दी। फिर हम वहाँ से निकले और अगला हमारा डेस्टिनेशन था द्वारिका, हमारे कृष्ण भगवान की नगरी है। खूब मस्ती की हमने वहाँ पे, खूब भगवान के दर्शन किए द्वारिका में, और समुद्र के किनारे है वो भी। और द्वारिका से फिर हम चले सोमनाथ गए हम। द्वारिका में एक्चुअली जहाँ कृष्ण भगवान है, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही नौटी था, बचपन से वो शैतान थे, तो उनकी आदत थी कि वो इजीली किसी को दर्शन नहीं देते। आप किसी भी कृष्ण भगवान के मंदिर में जाएंगे, आपको दम लगानी पड़ेगी, ताकत दिखानी पड़ेगी, आपको दम है तभी दर्शन होंगे, क्योंकि उनका कैरेक्टर थोड़ा सा नौटी था। और भोले बाबा क्योंकि शांत रहते हैं, आप किसी भी ज्योतिर्लिंग में चले जाइए, कहीं पे भी दर्शन करने जाइए, बड़े सिंपल से दर्शन हो जाएंगे। तो हम सोमनाथ बाबा के पास गए, उनके बहुत अच्छे से दर्शन हुए, उनको भी हमने थैंक्स बोला। हमारी जर्नी ऑलमोस्ट कवर होने वाली थी, और फिर हम वहाँ से सोमनाथ और द्वारिका के दर्शन करने के बाद हम निकले। तो इन बिटवीन हमारे पास PRO जो इनके हैं मिस्टर जयेश मेहता, वो गवर्नर ऑफ गुजरात के PRO हैं, उनका हमारे पास फोन आया कि गवर्नर आपसे मिलना चाहते हैं। तो पहले हमें लगा कि कोई हमारा दोस्त ही हमसे मजाक कर रहा है,
और ऐसा कहाँ होगा, बट वो क्योंकि सच था तो उन्होंने बोला कि आपको करवाना है। तो हम लोग नेक्स्ट डे पहुंच गए उनके पास, और किसी ने एक्चुअली बता दिया था, और उस दिन एनवायरनमेंट डे था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो उन्होंने बुलाया। संडे का दिन ही था, जैसे आज संडे है तो संडे का दिन था, उन्होंने हमें बुलाया अपने पास और हमसे पूछा क्या क्या कर रहे हो। हमने बताया ये नेशनल सॉइल है, इकट्ठा करके इसमें हम प्लांटेशन करेंगे। फिर हम दोनों को उन्होंने चाय नाश्ता कराया, हमसे बातचीत की और हमें अपने हाथों से सॉइल दी। आचार्य देवव्रत हरियाणा के हैं, वो भी गुजरात के राज्यपाल हैं, और फिर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की एक दिन और रुक के अगले दिन मिलने के लिए, क्योंकि उनके पास रिपोर्टर्स वगैरह नहीं थे। तो मैंने उनको मना भी किया, क्योंकि मैं ऐसी जॉब में हूँ कि मैं न्यूज़ में नहीं आना चाहता था। फिर उन्होंने अगले दिन बोला, हमें रिक्वेस्ट किया कि आप अगले दिन एक दिन और आ जाइए। आज एक्चुअली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, संडे था, तो मैंने आपको स्पेशली बुलाया है और ये मैं आपको सॉइल डोनेट कर रहा हूँ, और आप कल फिर आइए एक बार। तो हम रुक गए, फिर कल फिर उनके पास हम पहुंचे, और उस समय मीडिया थी, न्यूज़ रिपोर्टर्स थे, सभी लोग थे। उनके सामने उन्होंने हमारी चीज़ें बताई कि ये ऐसे कर रहे हैं और इनका मोटिव इतना अच्छा है। और मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगी, जब आप इतना बड़ा विजन लेके चले हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लांटेशन ना करके वृक्षारोपण करें, पौधारोपण ना करके वृक्षारोपण करें। बड़े वृक्ष लगाएं, छोटे छोटे फ्लावर्स और ये जो पॉट्स में प्लांट लगते हैं इनको ना लगाएं, वृक्ष लगाएं बड़े बड़े, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिले हमें, और ज़्यादा ये बाढ़ वगैरह की समस्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेड़ रोकते हैं, तो आप पेड़ों को लगाएं। तो हमने उनकी बात मतलब शेष मान ली, और हम उस बात के लिए तैयार हो गए और वो प्लांटेशन हमने शुरू कर दिया। तो हम मैक्सिमम वृक्ष रुद्राक्ष के लगा रहे हैं उसी नेशनल सॉइल में। वहाँ पे रुके, हमें बहुत ऑनर किया उन्होंने और बहुत इज्जत दी उन्होंने, हमसे मिले पर्सनली। बड़ा बहुत आलीशान उनका राजभवन था, राजाओं की तरह उनका घर बना हुआ था, चेयर्स, और हमें तो डर लगा था घुसते हुए कि गंदा ना हो जाए। नेशनल फ्लैग पीछे लगे हुए थे और उन्होंने हमें सॉइल डोनेट की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बेस्ट पार्ट था उसका। और फिर वहाँ से हम लोग गुजरात से निकले, फिर हमें मुंबई आना था, अपना लास्ट डेस्टिनेशन था, और मन कर रहा था कि कुछ और थोड़ा सा लंबा होना चाहिए था। जब चीज़ खत्म होने लगती है तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। आते टाइम बीच में हम सूरत भी गए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की थी, बहुत सपोर्ट किया था। तो इन्होंने सूरत में पता चल गया था कि साड़ियाँ मिलती हैं, तो ये उस दुकान पे मुझे लेके चले गई। इन्होंने माल, साड़ी, सूट, दुनिया भर का बजट बिगाड़ने की कोशिश की, और ऐसे ही बोलूँ। फिर उसके बाद हम निकले, और एक छोटा सा इंसिडेंट और आपको बताना चाहूँगा। महाराष्ट्र में मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे जो डिफेंस को इज्जत है यूनिफॉर्म पर्सन को, वो बहुत ज़्यादा है, बल्कि आप ये बोलें सबसे ज़्यादा है। तो ये मैंने देखा है एक इंसिडेंट। मैं एक सूरत में एक होटल में रुका हुआ था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, बट मैं उसमें इंक्लूड करूँगा। तो मैं देखा कुछ सोल्जर्स खड़े हुए हैं, 15-20 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। पहले कभी उस साइड से गुजर रहा था मैं बाई रोड, तो मैंने देखा कि वहाँ पे 15-20 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और कुछ बहस हो रही है ओनर में और सोल्जर्स में। सोल्जर्स के जो लीडर हैं उनमें बहस हो रही है। तो मैं ऐसे ही पहुंच गया, मतलब क्या हो गया, देखते हैं। तो वहाँ पता चला कि वो जो होटल ओनर है वो उनसे पैसे नहीं लेना चाहता है, और जो सोल्जर्स हैं बोलते हैं भाई हम तो पैसे देंगे, हमें सैलरी मिलती है, हमें अच्छी सैलरी है, विदाउट पैसे के हम आपकी कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। और उन्होंने पहले बोला था हम पैसे ले लेंगे, लेकिन जब वो वापस चेकआउट कर रहे थे तो उन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया। तो मैंने भी सोचा उस होटल ओनर को देखूं जो इतना रिस्पेक्ट कर रहा है वो डिफेंस पर्सनल को, तो मैं उससे मिला। उससे मैं तो नहीं मिल पाया, बट मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन आते टाइम फिर क्योंकि वही होटल फिर रास्ते में पड़ा, तो मैंने सोचा कि इसके हाथ से सॉइल लेना बहुत ज़रूरी है। फिर हम उनके पास गए, ये भी गई, हमने उनको वो इंसिडेंट याद कराया। फिर उन्होंने बोला कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, आप जो सोल्जर्स हैं, जो फौजी हैं, वो जान दे देते हैं, हम जान के आगे ये पैसा कुछ भी नहीं है। तो हम भी निशब्द रह गए। फिर उनके हमने हाथ से सॉइल ली और फिर वापस आ गए, और सीधा हम वापस मुंबई आ गए। और हमारी यात्रा बिना किसी इंसिडेंट, एक्सीडेंट के, बिना कोई ज़्यादा तबीयत खराब हुए,
बहुत अच्छे से गणेश मंदिर सेवा पे हमारी संपन्न हुई और हमने उस सॉइल को आके अच्छे से प्रणाम किया, उसको सारी सॉइल को हमने मिक्स किया और फिर उसमें हमने प्लांटेशन का अपना जो हमारा मिशन था उसका हमने प्रण किया, प्लान किया कि कैसे कैसे करना है। लोगों को हमने सॉइल बाई पोस्ट भी भेजने की कोशिश की कि उनके पास पहुंचे, जिससे वो उसमें अपना किसी पॉट में प्लांट लगा के एक स्टिकर हमने बनवाया था, प्लांट विद होल नेशन सॉइल, उसको स्पॉट पे लगा के अपने ड्राइंग रूम में घुसे। तो जैसे ही वो अंदर घुसेंगे उसे लगेगा कि हमारे देश की मिट्टी में लगा हुआ पौधा हमारा इंतजार कर रहा है, तो एक प्राइड फील होगा उसे। तो ये मिशन था कि उस मिट्टी को हम घर घर तक पहुंचाएं और अभी भी हम उसी मिशन में लगे हुए हैं। बहुत मिट्टी लेके आए थे, अभी भी हमारे पास है और ये मिशन हमारा हमेशा रहेगा और ये मिट्टी कभी खत्म नहीं होगी। जैसे गंगा जल अगर खत्म होता है तो उसमें 2 बूंद गंगा जल की डाल दो, फिर वो गंगा जल हो जाता है। तो सेम वे अगर ये मिट्टी खत्म हो रही तो उसमें थोड़ी सी और मिला दो, ये आपके लिए नेचुरल सॉइल बनी रहेगी। रास्ते में हमने बहुत सारी प्रसिद्ध चीजें देखी जो मैं बीच में भूल गया था, वो मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो लेह में मैग्नेटिक फील्ड एरिया मैंने देखा। हम लोग रास्ते में रुके हुए थे, हमारी हाइट पे गाड़ी खड़ी हुई थी इस तरह से और हम लोग थोड़ा सा उतरे, मैंने गाड़ी न्यूट्रल में छोड़ दी थी और हैंड ब्रेक भी नहीं लगाया था मैंने। तो मैं जब उतरा फोटो खींचने के लिए, जब मैंने देखा तो वो गाड़ी ऊपर जा रही है। तो ऐसे कैसे जा सकती है गाड़ी, हाइट पे है, मतलब ही नहीं कोई जाने का। फिर मैंने आगे देखा कुछ ऐसा तो नहीं, गलती से स्टार्ट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, बट फिर भी मैंने देखा तो गाड़ी चल रही है ऐसे करके ऊपर जा रही है। फिर मुझे समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया है यहाँ पे, कुछ मैग्नेटिक है जो गाड़ी को या सब चीजों को खींच लेता है। फिर मैंने लोगों को रोक के पूछा, लोगों को बताया कि देखो गाड़ी अपने आप जा रही है, तो उन्होंने बोला सर ये इसी चीज के लिए फेमस है, उसका भी हमने वीडियो बनाया। उसके बाद लेह में हम लोगों ने वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वर्ल्ड की, उसमें हम अपनी ऑरा को लेके गए। ऑरा के बारे में भी मैंने आपको नहीं बताया, हमने कि हमारे पास ऑरा थी जिसका जो हमने टिक्की पड़ी थी उसकी वजह से उस गाड़ी को लिया था। 2x2 है और ग्राउंड क्लियरेंस भी उसका काफी कम है, माइलेज थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए हमने उसको, गाड़ी सस्ती भी थी इसलिए हमने उसको भेजा था। बट उसने हमें पूरे रास्ते परेशान नहीं किया, हवा भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैंने आपको बीच में बताया था कि मैंने पेट्रोल लिया था 2 लीटर्स की, बीच में जरूरत पड़ेगी क्योंकि लेह में पेट्रोल का जो माइलेज है वो जस्ट हाफ हो जाता है। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मेरी गाड़ी ऑन रोड जो हाईवेज पे 20 का एवरेज देती थी स्टैंडर्ड स्पीड में चलाने से, बट वहां पे उसने 22 to 23 एवरेज दिया। ये मिरेकल है, ये इसलिए है क्योंकि हमारे साथ भगवान थे, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी हमने रोड कंडीशन के हिसाब से, लोड के हिसाब से गाड़ी को चलाया भी उसी तरीके से कि वो एवरेज अच्छा दे। ये चीज थी। और उसके बाद और कोई चीज हम भूल रहे हैं, सॉल्टी लेक सॉल्टी जो हमने देखी, हाईएस्ट ग्राउंड लेवल पे जो सॉल्टी लेक है वो पैंगोंग लेक है, वहाँ पे हम रुके। लॉन्गेस्ट टनल अटल टनल है हाईएस्ट ग्राउंड लेवल पे, वो हमने देखी हाईएस्ट सी लेवल पे। और सारी चीजें है ना, सब जितने भी जो भी वर्ल्ड की बेस्ट वन चीजें हैं और टॉप मोस्ट चीजें हैं वो हमें देखने को मिली। और सारे सीजन तो हमने देखे ही, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, ऑल सीजन वी हैव सीन। और हमारे पास बहुत अच्छी सी यात्रा सफल हुई और अपने भगवान को हम प्रणाम करते हैं और अपने सभी सपोर्टर्स को प्रणाम करते हैं। और हमें ऑफर भी मिला था, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें ऑफर भी मिला था, बैंक वालों ने भी हमें बोला था हम आपको पैसा देंगे और आप घूम के आइए, बट हमने उनको मना कर दिया। कुछ हमारे रिलेटिव्स थे अच्छे पैसे वाले हैं, उन्होंने बोला था अशोक हमसे पैसे लेके आ जाओ, आप घूमो, बट हमें किसी से पैसा ना लेना पड़े इसलिए हमने इसको धर्म से जोड़ दिया था। जैसे लोग मंदिर में जाते हैं और अपने पैसे से ही जाते हैं, अपने पैसे से ही प्रसाद लेते हैं, सेम वे हमारा ये मिशन था कि हम अपने पैसे से ही सब कुछ करेंगे। और हमारे पास जब हम निकले, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास 40,000 रुपीज थे और जब हम इस घर में घुसे हैं तो हमारे पास 40,000 रुपीज ही थे। हमारी जो 2 महीने की सैलरी आई थी उसमें हमारा ये सारा खर्चा, ये सब काम वगैरह सब हमारा अच्छे से हुआ। आने के बाद हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमें ऑनर किया, हमें भारत परिक्रमा का एक स्पेशल मेडल बना के उन्होंने हमें पहनाया और गिफ्ट वगैरह दी।
और पूरे जो हमारे मित्र हैं और सभी लोग हैं, सभी ने हमें ऑनर किया। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और सबको रिक्वेस्ट करूंगा, देख के आइए, बहुत ईजी है, बहुत अच्छी हो। जय हिंद, वंदे मातरम।